नमस्कार। आज हम बात करेंगे कोलकाता की शान हावड़ा ब्रिज की, मतलब जिसे अब रवींद्र सेतु कहते हैं। हाँ बिल्कुल, इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। हमारे पास कुछ पुराने दस्तावेज हैं, तो आज उन्हीं के जरिए इस ब्रिज के बनने की कहानी को समझेंगे। और ये देखना फैसिनेटिंग है कि कैसे जरूरतें और इंजीनियरिंग मिलकर कुछ ऐसा बना देते हैं। हाँ, और मजे की बात यह है कि जो ब्रिज हम आज देखते हैं वो हुगली पर पहला ब्रिज था ही नहीं। सही, पहले एक और कोशिश हुई थी 1874 में। तो चलिए फिर इसी कहानी में उतरते हैं। बिल्कुल, ये जानना जरूरी है कि कैसे बढ़ती जरूरत ने इस इंजीनियरिंग मार्वल को जन्म दिया। कहानी काफी पहले शुरू होती है। हाँ, मैंने पढ़ा कि पुल का आइडिया तो 1850s में ही आ गया था। हाँ, 1855-56 के आसपास जरूरत महसूस हुई। फिर सर्वे हुए 1859-60 में। और 1862 तक तो बंगाल सरकार ने डिजाइन भी मंगवा लिए थे। मतलब जरूरत तो काफी पहले पता चल गई थी। सही कहा, लेकिन शायद उस वक्त की तकनीक या फिर लागत मामला जमा नहीं। अच्छा। तो एक परमानेंट हल के बजाय 1871 में कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट एक्ट बना और सर ब्रैडफर्ड लेस्ली को ठेका मिला किस चीज का ठेका? एक अलग तरह के पुल का, हम्म। जो 1874 में खुला। वो एक पंटून ब्रिज था। पंटून ब्रिज मतलब नावों पर टिका हुआ तैरता हुआ पुल। हाँ बिल्कुल, नाव या पीपो पर टिका हुआ। हाँ। उस समय के लिए शायद यही प्रैक्टिकल लगा होगा। लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं लग रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरुआत में लगा कि चलो दोनों किनारे जुड़ गए, बड़ी बात थी। पर दिक्कतें जल्दी सामने आ गई। हुगली नदी वो तो हमेशा से व्यस्त जलमार्ग रही है। हाँ, वो तो है। तो बड़े जहाजों को रास्ता देने के लिए पुल का बीच का हिस्सा खोलना पड़ता था। रोज? हाँ, दिन में कई बार। और इससे सड़क का ट्रैफिक रुक जाता था बहुत बुरी तरह। शहर बढ़ रहा था, ट्रैफिक बढ़ रहा था, ये पुल तो अड़चन बन गया। समझ गई, मतलब जो जो जोड़ने के लिए बना वही रुकावट बन गया। एग्जैक्टली। इसीलिए फिर एक नए स्थायी पुल की जरूरत तेजी से महसूस हुई। हाँ, दस्तावेज बताते हैं कि 1906 आते आते पोर्ट कमिश्नर एक बेहतर ऊंचे पुल की बात करने लगे थे। बिल्कुल। फिर शुरू हुई लंबी प्रक्रिया। 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज एक्ट पास हुआ, कानून बन गया। लेकिन बनने में फिर भी वक्त लगा। हाँ, एक्ट तो आ गया, पर फाइनेंशियल और टेक्निकल चीजें फाइनल करने में समय लगा। आखिरकार 1935 में कानून में कुछ बदलाव हुए और 1936 में जाकर आज वाले हावड़ा ब्रिज का काम जोर शोर से शुरू हुआ। और ये वाला ब्रिज तो बिल्कुल अलग था, एक इंजीनियरिंग मास्टरपीस, कैंटिलीवर ब्रिज। हाँ, कैंटिलीवर डिजाइन। ये उस समय और उस जगह के लिए आप कह सकते हैं क्रांतिकारी था। वो कैसे? मतलब ये कि पुल का जो मेन हिस्सा है वो नदी के दोनों किनारों पर बने पिलर से आगे बढ़ता है और बीच में बिना किसी सहारे के मिलता है। अच्छा, बीच में कोई पिलर नहीं। हाँ, हुगली जैसी व्यस्त नदी में जहाजों की आवाजाही के लिए ये एकदम सही था। और शायद नदी के नीचे की मिट्टी भी पारंपरिक पिलर्स के लिए उतनी अच्छी नहीं थी। इस डिजाइन ने वो मुश्किल हल कर दी। और इसमें जो स्टील लगा वो भी खास था, है ना? करीब 23,000 टन। हाँ, वो आम स्टील नहीं था, वो था हाई टेंसाइल एलॉय स्टील, टिस्क्रोम। टिस्क्रोम? हाँ, TISCROM। ये अपनी मजबूती और लचीलेपन के लिए जाना जाता था। इतने बड़े फैलाव और ट्रैफिक लोड के लिए ये जरूरी था। और कहते हैं इसका ज्यादातर हिस्सा भारत में ही बना था। हाँ, ये भी दिलचस्प बात है। करीब 80% स्टील टाटा स्टील ने सप्लाई किया था। ये उस समय भारत की इंडस्ट्रियल कैपेसिटी का भी एक बड़ा सबूत था। वाकई। और एक बात जो हमेशा मुझे हैरान करती है कि इसमें एक भी नट या बोल्ट नहीं लगा, सब कुछ रिवेटिंग से जुड़ा है। हाँ, रिवेटिंग। ये कैसे मुमकिन हुआ इतने बड़े स्केल पर? देखिए, रिवेटिंग उस जमाने की स्टैंडर्ड तकनीक थी बड़े स्टील स्ट्रक्चर्स के लिए, लेकिन हावड़ा ब्रिज जितने बड़े स्केल पर इसे करना वो असाधारण था। इसमें होता क्या है? इसमें स्टील प्लेट्स को जोड़ने के लिए छेदों में गर्म लाल रिवेट, मतलब धातु की कील जैसी चीज डालते हैं और फिर उसके सिरों को पीट कर या दबाकर फैला देते हैं। वो ठंडा होकर सिकुड़ता है और बहुत मजबूत जोड़ बनाता है। बाप रे, लाखों रिवेट्स होंगे इसमें तो। बिल्कुल, सोचिए, लाखों रिवेट्स को सही तापमान पर गर्म करना, सही जगह लगाना, सही तरीके से कसना। कमाल की कारीगरी और सटीकता चाहिए थी इसके लिए। नट बोल्ट क्यों नहीं इस्तेमाल किए? वो आसान नहीं होता? शायद उस समय की डिजाइन फिलॉसफी और उपलब्ध तकनीक के हिसाब से रिवेटिंग को ज्यादा स्थायी और मजबूत जोड़ माना जाता था ऐसे स्ट्रक्चर के लिए। कमाल है। तो फिर इतनी मेहनत के बाद ये ब्रिज तैयार हुआ? हाँ, 3 फरवरी 1943 को इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया। पर कोई बड़ा उद्घाटन समारोह नहीं हुआ शायद, युद्ध का समय था। सही कहा, बस खामोशी से खोल दिया गया। और फिर बाद में
14 जून 1965 को इसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सम्मान में रविंद्र सेतु नाम दिया गया। पहले भारतीय और एशियाई नोबेल विजेता। बिल्कुल। आज भी ये पुल मतलब रविंद्र सेतु कोलकाता और हावड़ा की लाइफलाइन है। रोज लाखों लोग पैदल जाते हैं, हजारों गाड़ियां। हाँ। ये सिर्फ एक स्टील का ढांचा नहीं है, ये शहर की धड़कन है, उस दौर की इंजीनियरिंग महत्वाकांक्षा का प्रतीक है, शहर के इतिहास का गवाह है। इसकी मजबूती आज भी एक मिसाल है। हाँ, ये सिर्फ दो किनारों को नहीं बल्कि पीढ़ियों को जोड़ता है। तो हमने देखा कि कैसे एक जरूरत से कहानी शुरू हुई, एक तैरते पुल से सबक सीखा गया और फिर इंजीनियरिंग की हदों को पार करते हुए आज का ये शानदार रविंद्र सेतु बना। बिल्कुल, ये दिखाता है कि बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए सोच, तकनीक और इरादा मिल जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक पुल नहीं, कोलकाता की पहचान है। और जाते जाते ये सवाल मन में आता है, बिना नट बोल्ट के रिवेटिंग से बना ये 80 साल से ज्यादा पुराना पुल आज भी खड़ा है। भविष्य में इसकी इस विरासत को सहेजने के लिए क्या नई चुनौतियां होंगी, क्या नई तकनीकें आएंगी? ये सोचने वाली बात है। इसकी देखभाल अपने आप में एक बड़ा काम है।